नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने करीब महीने भर पहले कनाडा में एक कैफ़े खोला है, कैप्स कैफ़े। लेकिन इस कैफ़े के खुलने के ठीक 6 दिन बाद कैफ़े की दीवार पर गोलियां चलनी शुरू हो गई। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि पहले शूटआउट के ठीक 28 दिन बाद यही कैफ़े एक बार फिर से शूटरों के निशाने पर था। इस बार भी कैफ़े की दीवारों पर गोलियां चल रही थी। दावा किया जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और सलमान खान से नज़दीकी की वजह से ही कपिल शर्मा इस गैंग के निशाने पर है। यही वो तारीख थी जब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सरे में अपना पहला कैफे खोला था, कैप्स कैफे। ये उसी की ओपनिंग सेरेमनी की तस्वीर है। पहले शूटआउट के ठीक 28 दिन बाद इसी कैप्स कैफे के बाहर फिर एक कार रुकी। इस बार सुबह सुबह का वक्त था। कार के अंदर से फिर शूटआउट होता है। शूटआउट को फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा था। कैप्स कैफे की दीवार एक बार फिर से निशाने पर थी। 6 गोलियां दीवारों पर दागने के बाद कार और शूटर दोनों मौके से निकल जाते हैं। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज ये जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सरे में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं गोल्डी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी, इसको रिंग सुनाई नहीं दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनेगी तो नेक्स्ट कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। रीव अंकित भादु शेरेवाला, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, साहिल दुहान पेटवा। जिस गोल्डी ढिल्लों ने कैप्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह बयान जारी किया, उसके सोशल मीडिया के डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। वो खुद भी लॉरेंस से जुड़ा होने का दावा करता है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर नाम का एक शख्स एक ऑडियो मैसेज जारी करता है। इस ऑडियो मैसेज में वो बाकायदा डिटेल में कैप्स कैफे पर गोली दागने की वजह बताता है। यह है वो हैरी बॉक्सर और ये रही धमकी भरी उसकी आवाज। इस धमकी भरी आवाज के साथ ये मैसेज ये भी साफ कर देता है कि कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां इसलिए बरस रही हैं क्योंकि कपिल की सलमान से नजदीकियां हैं। सलमान खान अक्सर कपिल शर्मा के शो में नजर भी आते हैं, पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ सलमान से नजदीकियों की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर है, और क्या सचमुच कनाडा में कपिल के कैफे पर जो 2-2 बार गोलियां चली वो लॉरेंस के इशारे पर चली, या फिर लॉरेंस के नाम पर कोई और ही खेल कर रहा है। जिस हैरी बॉक्सर ने कपिल शर्मा के कैफे पर शूटआउट की जिम्मेदारी ली है, उसका असली नाम हरिचंद है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला हैरी बॉक्सर 2004 में ही गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर निकल गया था। कहते हैं कि इस वक्त वो अमेरिका में रहकर लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है। दरअसल हैरी बॉक्सर अनमोल बिश्नोई का खास है। अनमोल बिश्नोई के भी अमेरिका में ही होने की खबर है। हैरी बॉक्सर अमेरिका में रहकर ही भारत और कनाडा में वसूली और धमकाने का काम कर रहा है। इस बार चिंता की बात यह है कि हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। हमले के ठीक बाद एक पोस्ट आता है, वो पोस्ट गोल्डी ढिल्लन का होता है, जो इंडिया से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है और फिलहाल जर्मनी में बैठा हुआ है। गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी दी कि कपिल शर्मा ने फोन नहीं उठाया था, इस वजह से फायरिंग कराई, अगला एक्शन मुंबई में होगा। उसके बाद एक गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया है कपिल शर्मा ने सलमान खान को नेटफ्लिक्स प्रोग्राम में उद्घाटन में बुलाया था, इस वजह से कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग हुई है। साथ ही साथ ऑडियो में धमकी दी गई है कि जो प्रोड्यूसर एक्टर सलमान खान के साथ काम करेगा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग उस पर अटैक जरूर करेगा। वैसे लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की कहानी नई नहीं। चाहे गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर गोलियां बरसाने की बात हो, सलमान को बार बार धमकाने की, या फिर सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के कत्ल की, लॉरेंस गैंग हमेशा खुलेआम ये कहता रहा है कि जो भी सलमान के करीब होगा वो उसके निशाने पर होगा, जो सलमान के साथ काम करेगा वो भी उसके निशाने पर होगा। लेकिन क्या सिर्फ सलमान से नजदीकी की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए, या वजह कुछ और भी है?
बाबा सिद्दीकी को जिस तरह मारा गया, उसने पहली बार इस शक को यकीन में बदला था कि लॉरेंस गैंग सलमान के करीबियों को निशाना बना सकता है। अगर वजह यही है तो कपिल शर्मा को निशाना बनाकर भी लॉरेंस गैंग सलमान के बाकी करीबियों को एक तरह से चेतावनी दे रहा है। सलमान के अलावा यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा के शो में सिख धर्म को लेकर एक मेहमान के जरिए टिप्पणी से नाराज है। दुश्मनी की एक वजह यह भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आने की तीसरी वजह कपिल शर्मा का स्टारडम भी हो सकता है। लॉरेंस गैंग अक्सर खासकर पंजाब से जुड़े उन सितारों को भी निशाने पर लेता रहा है जो उसका कहना नहीं मानते या फिर रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली की रकम नहीं चुकाते। कपिल शर्मा को निशाने पर लेने की एक वजह यह भी हो सकती है कि लॉरेंस गैंग की नजर शुरू से बॉलीवुड पर है। डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम करने की ख्वाहिश जब तक जता चुका है। ये 90 के दशक के शुरुआत बॉम्बे की तस्वीरें हैं, उस बॉम्बे की जो अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब तब के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगातार हर रोज गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड, बिल्डर, बार मालिक और छोटे बड़े बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी वसूलना आम बात थी। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने आखिरकार ये तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगी। इसी के तहत पहले एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां मिली। एनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई, तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या डी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूट आउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट जे डे का कत्ल वो आखिरी कत्ल था जो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ। गैंगस्टर अश्वनी नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी के बाद अबू सलेम का गैंग तितर बितर हो चुका था। कुल मिलाकर 1-2 को छोड़कर बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्गे जेलों में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से लगभग उबर चुका था। 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने भी मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद तो नहीं लेकिन कम कर दिया। खुद दाऊद भारत से भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। बाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए छोटा राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा। अबू सलेम और अरुण गवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे। बंटी पांडे और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर भी जेल के अंदर ही हैं। कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। और बस यही वो चीज है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया। सामने कोई राइवल गैंग नहीं, ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना
उसके लिए कहीं ज्यादा आसान था। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त और हिंदू डॉन घोषित कर दिया। 2000 की शुरुआत से शुरू हुआ यह सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच चुका है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है, उसमें जय श्री राम और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह ही वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपने गैंग का कंट्रोल चाहता है। 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस की जो नई खेप है, उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं, न ही उनके पास मुखबिरों का ऐसा कोई नेटवर्क है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले ही लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी एनआईए ने साफ साफ ये कहा है कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर यह अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बरार कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट करते हैं। एनआईए के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग में इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अबू सलेम का था। अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा देता। ऐसे कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में बसाने का भी भरोसा दिया गया। लॉरेंस गैंग के शूटरों के पास हथियारों की खेप की भी कमी नहीं है। एनआईए के डोजियर के मुताबिक पंजाब से लगे पाकिस्तानी बॉर्डर से स्मगल होकर हथियार लॉरेंस गैंग तक पहुंचते हैं। हथियारों की खेप मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार में मुंगेर और खगड़िया से भी गैंग के पास पहुंचती है। डोजियर के मुताबिक भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी लॉरेंस गैंग को हथियार मिलते हैं। लॉरेंस गैंग के बारे में एनआईए के इस डोजियर और चार्जशीट के बावजूद सच्चाई यही है कि पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से
जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग लगातार बड़ा होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका कद भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह है जेल के अंदर रहकर भी उसका बेरोक टोक गैंग चलाना। पहले तिहाड़ फिर पंजाब की अलग अलग जेलों में रहने के बाद पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद जेल के बाहर की दुनिया या अपने गैंग से उसका संपर्क टूटा नहीं है। कहते हैं जेल के अंदर आज भी लॉरेंस को मोबाइल मुहैया है और इसी मोबाइल का एक कॉल किसी की जिंदगी और मौत का सबब बन जाती है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कमाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। पिछले 3 सालों से वो जेल से बाहर भी नहीं आया। उसके मुकदमे की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर जेल के बाहर उसके गुर्गों तक उसका आदेश कैसे पहुंचता है। बात 2023 की शुरुआत की है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब की भटिंडा जेल में तब लॉरेंस बंद था। इधर लॉरेंस भटिंडा जेल में था और उधर गुजरात की ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक ड्रग केस और ड्रग सिंडिकेट के मामले की जांच कर रही थी। दरअसल 14 सितंबर 2022 को गुजरात ATS ने भारतीय तट रक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। अल तैयासा नाम के इस पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की हीरोइन बरामद हुई थी। इस केस की तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि भारत में ड्रग्स की इस खेप से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है। चूंकि मामला बड़ा था और लॉरेंस से पूछताछ जरूरी, लिहाजा गुजरात ATS ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अर्जी लगा दी। अर्जी मंजूर होते ही 24 अगस्त 2023 को लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से गुजरात के नलिया कोर्ट ले जाया गया। बाद में कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया और बस 24 अगस्त 2023 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई इसी साबरमती जेल में बंद है। हालांकि गुजरात ATS अपने केस में पूछताछ के लिए उसे दिल्ली से गुजरात ले गई, लेकिन अलग अलग राज्यों में दर्ज 10 अलग अलग केस में गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद कोई भी राज्य की पुलिस लॉरेंस को साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकी। अब सवाल यह है कि जब देश में कानून एक है, जुर्म की सजाएं एक है, अदालत के काम करने का तरीका एक है, तो फिर जब ड्रग केस में गुजरात ATS लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से निकालकर अहमदाबाद ले जा सकती है, तो बाकी राज्यों की पुलिस अपने अपने मुकदमों के लिए उसे साबरमती जेल से निकालकर ट्रांजिट रिमांड पर अपने अपने राज्य क्यों नहीं ले जा सकती। CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 267 ये बताती है कि किसी अपराधी को मुकदमे के दौरान कब, कैसे और क्यों अदालत में पेश किया जाना है। हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस मुलजिमों को पकड़ती है और फिर उसे अदालत के सामने पेश करती है। अब गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये तय करती है कि पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो गुनहगार है या फिर बेकसूर। यानी किसी भी जुर्म का फैसला अदालत की दहलीज के अंदर ही होता है। इसी CRPC की धारा 267 के तहत हमारा कानून पुलिस को यह हक देता है कि वो अपराधियों को कोर्ट में पेश करे। अगर अपराधी किसी और राज्य का है और जुर्म कहीं और किया है, तो ऐसे में यही धारा पुलिस को ये भी हक देती है कि वो उस राज्य की अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए या मुकदमा चलाने के लिए उस अपराधी को अपने साथ अपने राज्य ले जाए। यानी अगर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मुंबई में कोई जुर्म किया है, तो इन सारी राज्यों की पुलिस पूछताछ के नाम पर या मुकदमा चलाने के लिए उसे अपने अपने साथ ले जाने के लिए बाध्य है। तो फिर इतने मुकदमे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के बाहर क्यों नहीं आया? किसी और राज्य की पुलिस पूछताछ के लिए या ट्रायल के लिए उसे अपने साथ अपने राज्य क्यों नहीं ले गए? दरअसल CRPC की धारा 268 अब नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 303 में तब्दील हो गई। कानून कहता है कि किसी भी अपराधी पर यह धारा 3 ही सूरत में लगाई जा सकती है। पहली, वो अपराध जिसके लिए अपराधी को जेल भेजा गया। दूसरी, अगर उस अपराधी को किसी भी मामले में या किसी और केस में जेल से बाहर निकाला गया तो उससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है या खुद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और तीसरी, पब्लिक इंटरेस्ट।
इसे मीडिया ट्रायल भी आप कह सकते हैं, यानी उस अपराधी का वो केस जो लगातार सुर्खियों में है। तो लॉरेंस बिश्नोई को इसी धारा की इन्हीं 3 वजहों से साबरमती जेल के अंदर रखा गया है। तो यही धारा ये बताती है कि जिस राज्य का जो भी मुकदमा हो, जो भी केस हो, उसके लिए अगर लॉरेंस से पूछताछ करनी है तो फिर उस राज्य की पुलिस को अदालत से इजाजत लेकर इसी साबरमती जेल में आना होगा और इसी जेल के अंदर लॉरेंस से पूछताछ करनी होगी। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।